हेडिंग करिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसमें लिखिए, देखियो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लिखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम डैश करिए फिर नीचे से लिखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ according to law of according to law of according to law of conservation of linear momentum, the sum of momentum of two moving bodies, the sum of momentum of two moving bodies, the sum of momentum of two moving bodies before collision before collision before collision before collision collision for collision is always equal to the is always equal to the is always equal to the sum of linear momentum of bodies after collision is always equal to the sum of linear momentum of bodies after collision. Sum of linear momentum of bodies after collision. Sum of linear momentum of bodies after collision. After collision. अब ऐसे है देखो, सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडीज आफ्टर कोलिजन लिखा आपने। चलिए बताते हैं इसको कैसे, इसका मतलब अब यहां देखिए, चलो दोस्त हीरो, दो बॉडीज हैं, इसका मास क्या है, m1 है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, u1 है। इसका मास क्या है, m2 है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, u2 है। बहुत ध्यान रखना कि इससे कब टकराएगी, ये वाली स्पीड इससे ज्यादा होगी तो तभी तो टकराएगी। कोलिजन कब होगा, पीछे वाली की स्पीड ज्यादा होगी आगे वाली से तभी तो टकराएगी। इसका मतलब यहाँ एक कंडीशन अपने ऐड करेंगे, u1 इज ग्रेटर देन क्या होगा, क्यों ज्यादा होगा, समझ में आ रहा है। कोलिजन कब होगा, तो जब कोलिजन हो जाएगा तब क्या होगा, देखो जब कोलिजन हो जाएगा तो क्या होगा, इसका मास तो नहीं बदलेगा ना, मास तो दोनों का यही रहेगा, लेकिन वेलोसिटीज क्या होंगी इनकी, बदल जाएंगी। इसका मान लेते हैं v1 हो गया, इसका क्या हो गया मान लेते हैं v2 हो गया, इसका v1 हो गया, उसका क्या हो जाएगा v2 हो जाएगा। अभी इसका देखो लीनियर मोमेंटम क्या होगा, इसका हो जाएगा m1 u1 हो जाएगा, मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो लीनियर मोमेंटम आता है। इसका लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, m2 और क्या हो जाएगा u2 हो जाएगा। इसका लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा m1 v1, इसका लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा m2। तो क्वेश्चन देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में हमने क्या लिखा, सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू क्या है, सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। इसके पहले क्या है इसका लीनियर मोमेंटम, देखिए लिखिए m1 है u1 प्लस के m2 u2 है। यहाँ क्या है m1 v1 प्लस के m2, ये हो गया हमारा रिलेशन। देखो इसको नोट डाउन करो, चलो भाई। मेरा इंटेंशन ये कभी नहीं रहता, आप लोग टेंशन मत लो, मुझे उस दिन बहुत खुशी होगी जब आप लोग ये मानोगे कि हाँ चल रहा है ठीक है। गुड़िया लिखी, ये कब है, देखो इसमें 3 केसेस बनेंगे। पहला क्या, जब इससे टकराया और चीज़ें क्या हो रही है आगे बढ़ गई,
जैसे किसी चीज़ को आप पुश करते हो, आज पीछे से कोई गाड़ी जाकर धक्का मार गई तो आगे वाली की स्पीड अचानक से बढ़ जाती है, पीछे वाली की जो धक्का मारा उसका कम हो जाता है कि नहीं। इसका मतलब इस केस में V2 क्या होगा, इस केस में V2 V1 से ज़्यादा होगा कम होगा, V2 V1 से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये इससे टकराएगा, इसकी एनर्जी इसके पास जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ेगी, इसकी क्या हो जाएगी, घट हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ देखो, आगे बढ़े, अगर ये टकराने के बाद पीछे हो गया तो इसका मतलब इसमें डायरेक्शन क्या हो गया, सेम डायरेक्शन था, दोनों का डायरेक्शन क्या था, सेम था। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो देखो, आफ्टर कोलिजन इफ डायरेक्शन ऑफ बॉडीज आर अपोजिट, देखो इफ आफ्टर कोलिजन, लिखो नीचे लिखो, इफ आफ्टर कोलिजन डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ बॉडीज आर अपोजिट, if after collision the direction of movement of bodies are opposite, if after collision the direction of movement of bodies are what, opposite, are opposite, then करके लिखो। तब यहाँ पर साइन क्या जाएगा, नेगेटिव, आपको लिखना पड़ेगा, मैं इसी से काम चलाऊंगा। तब यहाँ साइन क्या जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। जिसका डायरेक्शन चेंज हुआ, किसका डायरेक्शन चेंज हुआ, अगर V2 का चेंज हो रहा होगा तो V2 को माइनस में लिखेंगे, V1 का डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा तो V1 में लिखेंगे। समझ रहे हमारी बात? तो M1 V1 डिफरेंस में क्या जाएगा, M2 V2, मतलब जो ज्यादा होगा कम वाले को उसमें क्या करेंगे, माइनस। ये डिफरेंस का सिंबल है, किसका सिंबल है, अभी आप लोग ट्रायंगल में पढ़ोगे सिमिलरिटी, मैथ फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स में इस सिंबल यूज होने का मतलब क्या है, दोनों क्वांटिटी में से जो बड़ी क्वांटिटी आएगी, बड़ी में से छोटी को क्या करना है, माइनस। अगर छोटी वाली पहले आ गई तो इसका मतलब मैं यही माइनस में आंसर आ जाएगा, छोटी वाली पहले आ गई तब भी बड़ी में से छोटी वाले को माइनस करेंगे। इस डिफरेंस का, इसका सिंबल क्या है, ये डिफरेंस है, मतलब बड़ी क्वांटिटी में से छोटी को माइनस करना है। क्लियर, लिख लो। तब आपको ये लिखना पड़ेगा, देन दिस इक्वल टू दिस होगा, लिखो, लिख लिया। जब डायरेक्शन क्या हो जाए, अपोजिट। क्लियर, कोई टेंशन वाली बात नहीं ना। चलो, इतना ही लेवल पे आएगा, बाकी और सारे बहुत सारे केसेस बनते हैं, वो हायर लेवल पे आप पढ़ोगे धीरे धीरे करके। फिलहाल हमारे लेवल पर इतना ही है कि एक बार सेम डायरेक्शन रहेगा, एक बार क्या आ जाए, अपोजिट डायरेक्शन आ जाए। इज दैट क्लियर, कोई टेंशन वाली बात। अब ग्रेविटेशन एक छोटा सा टॉपिक है, कहो तो बता दें, कहो तो बाद में बताएं, जैसा कहो बता दें। ग्रेविटेशन भी ले ले लगे हाथ, चलो ग्रेविटेशन लिखो, ले ले, ग्रेविटेशन ले ले, लिखो, लिखो ग्रेविटेशन। इस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स खूब आते हैं। न्यूटन साहब का ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है ये समझते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लिखो। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ व्हाट, ग्रेविटेशन। न्यूटन साहब क्या कहते हैं अपने लॉ में, ये समझो। डिस्टेंस हमेशा कहाँ लिया जाता है, सेंटर ऑफ मास से लिया जाता है, मिड पॉइंट से लिया जाता है बॉडी के, है ना भाई। न्यूटन साहब क्या कहते हैं, देखो जरा इसमें, इस बॉडी का मास m1 है, इस बॉडी का मास क्या है, m2 है। तो न्यूटन साहब ये कहते हैं कि जो दोनों बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, न्यूटन साहब कहते हैं यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं सभी बॉडी एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं। तो न्यूटन साहब ये बताते हैं ये दोनों बॉडी जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो क्या है इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इन दोनों बॉडीज के मास के क्या है, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनके बीच के सेपरेशन और डिस्टेंस की क्या है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो न्यूटन साहब क्या बता रहे हैं, दो बॉडीज में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दोनों बॉडीज के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उनके बीच के सेपरेशन या डिस्टेंस की स्क्वायर के क्या है,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर इन्हीं दोनों को कंबाइंड करते हैं तो क्या आता है, इन्हीं दोनों को कंबाइंड करेंगे तो F इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा कैपिटल G, एक कांस्टेंट आएगा, M1 M2 अपॉन क्या जाता है, R स्क्वायर। इसी को हमें लिखना है, यही हमें समझना है। देखिए न्यूटन साहब क्या कहते हैं, पहले लिखिए फिर इसको लिखिएगा। कॉपी के राइट साइड में पिक्चर ड्रॉ करो, लेफ्ट साइड में मैटर लिखो जो मैं बोल रहा हूँ। ड्रॉ करिए इसे, फिर मैं बोलता हूँ, लिखिए। आप लोगों के फिजिक्स के जो लेक्चर्स हैं ना, हार्डली अगर मैं आपको बहुत मुश्किल से 4 से 5 लेक्चर ले लूंगा, फिजिक्स पूरी क्या हो जाएगी, मुश्किल से 5 लेक्चर, और 5 लेक्चर्स वही न्यूमेरिकल्स के मानकर चलो। मतलब ओनली 10 डेज फिजिक्स पढ़ा दूंगा, फिजिक्स पूरी क्या हो जाएगी, कंप्लीट। ओनली कितने डेज, दैट्स ऑल। टेंशन नहीं लेना है, कोर्स तो हो ही जाएगा, रिवीजन प्रैक्टिस पे फोकस करो, ठीक। ये पिक्चर बनाओ, मैं बोलता हूँ। न्यूटन साहब क्या कहते हैं, लिखो लिखो, न्यूटन साहब क्या कहते हैं, लिखो। According to Newton's law of gravitation, according to Newton's law of gravitation, according to Newton's law of gravitation, according to Newton's law of what? Gravitation. According to Newton's law of gravitation, डैश करो, नीचे से लिखो, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा। The force of attraction acting between two body, the force of attraction acting between two bodies, the force of attraction acting between two bodies, the force of attraction acting between two bodies is directly proportional to the, is directly proportional to the, is directly proportional to the product of their masses, is directly proportional to the product of their masses, is directly proportional to the product of their masses, is directly proportional to the product of their masses, and inversely proportional to the, and inversely proportional to the, and inversely proportional to the, and inversely proportional to the square of the distance between them, square of the distance between them, and inversely proportional to the square of the distance between them, square of the distance between them, and inversely proportional to the square of the distance between them, square of the distance between them, and the direction of force, और भी लिखो, and the direction of force, आधा अधूरा नहीं लिखेंगे, जब भी लिखेंगे कंप्लीट लिखेंगे, and the direction of force is along the line joining them, and the direction of force is along the line joining them, and the direction of force is along the line joining them, and the direction of force is along the line joining them। और फोर्स का जो डायरेक्शन होगा इन दोनों मासेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के ही डायरेक्शन में होगी। समझ आ गई हमारी बात, ठीक है। चलिए अब आप यहां से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फिगर, फिर उसके बाद ये छाप डालो। अब देखिए लिखा, जहां जी क्या है, जी क्या है, वेयर, वे लिखो वेयर, वेयर कैपिटल जी इज,
वेयर कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वेयर कैपिटल जी इज व्हाट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। 6.67 इंटू 10 की पावर क्या हो गया, माइनस के 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वैल्यू क्या होती है इसकी, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, जी की, कैपिटल जी की है, स्मॉल जी की नहीं, कैपिटल जी। कैपिटल जी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैपिटल जी है, दोनों में अंतर रखिएगा, मिला ना दीजिएगा। ओके, समझ में आ गई बात हमारी। चलिए, अर्थ का अगर निकालना है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, तो अर्थ का निकालना है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास एंड वेट क्या होता है, फ्री फॉल क्या होता है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, अपने कर लेते हैं। चलो भाई करें, हटाएं से, देखो देखो, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, एडिंग करो, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ। बेटा ओ मेरे राजकुमार, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, अब देखो अर्थ है, अर्थ का देखो बढ़िया, अर्थ का रेडियस क्या होता है, ए बेटा वो जान लो, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है बहुत कूटे जाओगे बेटा, ये जान लो, तुम समझ रहे हो तुम। यहाँ देखो, अब इसकी हाइट यहां से लेना होता है हमें। अरे बेटा बस, बहुत कूटे जाओगे। ये जो पूरी हाइट होगी, अगर हमारी हाइट यहाँ से यहाँ तक क्या है, एच है, यहाँ से यहाँ तक हाइट अगर एच है, तो पूरा अगर यहाँ से यहाँ तक निकालूंगा तो ये आर होगा। आर हमारा क्या होगा, आर ई प्लस एच। अर्थ के रेडियस को आर ई लिख रहा हूं, अर्थ के मास को क्या लिखेंगे, एम ई लिखेंगे। अर्थ के मास को क्या लिखेंगे, एम ई। अर्थ के रेडियस को क्या लिख रहे हैं, आर ई। जिस बॉडी पे हम निकाल रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका मास क्या है, मान लेते हैं एम है, स्मॉल। तो न्यूटन साहब के लॉ के हिसाब से क्या होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स एफ इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल जी, मास क्या है अर्थ का, एम ई है, बॉडी का मास क्या है, स्मॉल एम। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, आर ई प्लस एच है, इसी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसी का क्या हो जाएगा, क्योंकि बीच के सेपरेशन का स्क्वायर होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर ई प्लस। जैसे क्वेश्चन में आता है कि ऑब्जेक्ट अर्थ से इतनी हाइट पे है, तो अर्थ का रेडियस लिखेंगे, इन दोनों का सम करेंगे, तब नीचे आर लिखेंगे, समझ रहे हो ना। और रेडियस ऑफ अर्थ होता कितना है बताओ जरा, जो लोग हंस रहे थे अभी बताएं, जो लोग अभी शटर जैसे दांत दिखा रहे थे वो बताएं। हाँ बता बेटा।
हाँ एम ही है बेटा, मास ऑफ अर्थ लिख रहा हूँ, मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ को अपन क्या लिखेंगे, एम ई से रिप्रेजेंट करेंगे। और अर्थ का मास क्या होता है भैया, 6.0 इंटू 10 की पावर 24 kg, 6.0 इंटू 10 की पावर 24 kg मास ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ इसको लिखते हैं आर ई, 6.37 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। या इसी को कहीं कहीं लिखा जाता है 400 किलोमीटर। सब ये डेटा याद रखिए, न्यूमेरिकल में हमें हेल्प करेंगे, ये सभी डेटा हमें हेल्प करेंगे। इसमें एक स्पेशल केस बनेगा आपका, जल्दी से लिखो। आज वो नहीं आए क्या, ठीक है दोस्त, सबने नोट कर लिए, लिख लिया इसको। एक स्पेशल केस है, इसमें लिख लो बस कि अगर बॉडी अर्थ के सरफेस पे आ गई तो, इफ बॉडी इज एट द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर बॉडी अर्थ के सरफेस पे आ गई तो एच क्या हो जाएगा, 0। कोई हाइट होगी क्या, नहीं, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस केस में एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी एम ई एम अपॉन क्या हो जाएगा, आर ई का स्क्वायर। ठीक है भाई, यहां तक पढ़ के रखिए, फिर आगे इस पे बात करेंगे। ओके डन। मुश्किल से 2 से 3 लेक्चर में ये क्या हो जाएगा, डन।